हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग सामान्य ज्ञान के भाग 28 में 20 नए प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं। इन सभी के जो है ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, आप भी इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें और इसका जो सटीक विश्लेषण है उसको मैं आपके समक्ष रखूँगा। तो हमारा पहला प्रश्न है 0 डिग्री C इक्वल x डिग्री F। तो x का मान क्या होगा? तो क्या होता है 0 डिग्री C सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए, डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए हम क्या करते हैं C इंटू 9/5 प्लस 32। तो C हमारा 0 है, तो दूसरी स्थिति में हो जाएगा C के जगह पर 0 इंटू 9/5 प्लस 32। तो अगली स्थिति में क्या होगा 0 प्लस 32। तो अगली स्थिति में होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 273 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं होगा, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा उत्तर होगा। तो उत्तर होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब थोड़ा सा स्केल, तीनों स्केल के बारे में स्टूडेंट हम लोग चर्चा कर लेते हैं। डिग्री सेल्सियस में जल का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बर्फ का वह 0 डिग्री C होता है, न्यूनतम बिंदु 0 डिग्री C, और बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक जो होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, द्रवणांक होता है, वह होता है 32 डिग्री F, और उच्चतम बिंदु जो होता है 212 डिग्री F। मतलब यह ताप जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट होता है। जबकि केल्विन जो टेम्परेचर का SI मात्रक है में 273.15 केल्विन जो है ये मेल्टिंग पॉइंट होता है बर्फ का, आइस का, और 373.15 केल्विन जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक उच्चतम बिंदु होता है। तो स्टूडेंट हम डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलेंगे। एक प्रश्न बराबर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि वह कौन सा तापमान है जिस पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेल्सियस का मान बराबर होगा। तो वह तापमान है -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। यह -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान जो होता है बराबर होता है। इस तापमान पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों के मान बराबर होते हैं। हमारा दूसरा सवाल है लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को, महात्मा गांधी को, मोहित से तुंग को, दलाई लामा को। दलाई लामा वर्तमान में तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु हैं। मोहित से तुंग को लाल क्रांति, रूस के साम्यवादी क्रांति का जनक कहा जाता है। महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है, जबकि महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का प्रकाश कहा जाता है। तो हमारा उत्तर होगा महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। इन्होंने पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था, और इनके मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर में हुई थी। तो हमारा उत्तर होगा महात्मा बुद्ध। हमारा तीसरा प्रश्न है दंत चिकित्सक या ENT ईयर नोज एंड टंग चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? बेलनाकार दर्पण, समतल दर्पण, ऊतल दर्पण या अवतल दर्पण। तो दंत चिकित्सक और ENT चिकित्सक यानी डॉक्टर्स के द्वारा, डेंटल डॉक्टर्स और ENT के डॉक्टर जो होते हैं वे हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। हमारा उत्तर होगा अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण किसी वस्तु का इमेज जो है बड़ा करके दिखाता है। अवतल दर्पण होगा हमारा उत्तर। अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 4 है CH3OH का रासायनिक नाम क्या है? प्रोपिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल या ब्यूटिल एल्कोहल। IUPAC में इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल, मेथेनॉल, एथेनॉल और ब्यूटेनॉल। तो हमारा उत्तर होगा CH3। कार्बन के परमाणु की संख्या 1 है और इसके साथ जो हाइड्रोक्सिल समूह है यानी एल्कोहलिक ग्रुप जो है जुड़ा हुआ है, क्रियाशील मूलक OH है। तो हमारा
उत्तर होगा मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल या इसका आईयूपीएसी नेम होता है, आईयूपीएसी नाम होगा मेथेनॉल। मेथेनॉल इसका होगा प्रोपेनॉल, इसका होगा एथेनॉल और इसका होगा ब्यूटेनॉल। प्रश्न संख्या 5, भारतीय रेल को कितने जोन तथा मंडलों में बांटा गया है? 9 जोन, 60 मंडल, 13 मंडल, 13 जोन, 67 मंडल, 13 जोन 67 मंडल, 16 जोन 67 मंडल या 17 जोन 70 मंडल। तो 2003 के पहले भारत में रेलवे जोन 16 थे और मंडलों की संख्या 67 थी। लेकिन 2003 के बाद कलकत्ता मेट्रो को भी एक रेलवे जोन के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। तो वर्तमान में रेलवे जोन की जो संख्या है वह 17 है और मंडलों की संख्या 70 है, 70 मंडल। तो हमारा उत्तर होगा 17 जोन, 17 जोन और 70 मंडल। स्टूडेंट, अब हम आपके समक्ष प्रश्न संख्या 7-6 को रखते हैं। भारतीय रेल की स्थापना जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी और पहली बार जो है परीक्षण, रेल का परीक्षण 1951 में हुआ था। लेकिन भारत में पहली ट्रेन अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। वर्तमान में रेलवे के पास जो है रेलवे लाइन की लंबाई 62,000 किलोमीटर से अधिक है। भारत में अब वर्तमान समय में डीजल और बिजली से चलने वाले जो है रेलगाड़ियां हैं, लेकिन आने वाले समय में जो है इन सब का विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। इस पर तेजी से कार्य चल रहा है। भारतीय रेल जो है विश्व की चौथी रेलवे प्रणाली है। विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेल प्रणाली है भारत की रेलवे। प्रश्न संख्या 6, यकृत शर्करा को यानी स्टार्च को किस चीज में बदल देता है? लीवर। लीवर जो है स्टार्च को किस चीज में बदलता है? सुक्रोज में, ग्लूकोज में, सेलुलोज में या ग्लाइकोजेन में? तो हमारा लीवर जो है स्टार्च को ग्लाइकोजेनिस प्रक्रिया के द्वारा, जेनेसिस प्रक्रिया के, ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया के द्वारा ग्लाइकोजेन में बदल देता है और विपत्ति की स्थिति में यह ग्लाइकोजेन जो है हमारे शरीर को टूट करके ऊर्जा प्रदान करता है। तो हमारा उत्तर होगा ग्लाइकोजेन में। ग्लाइकोजेन में। और कौन सी प्रक्रिया है? वह प्रक्रिया जो है यकृत के द्वारा स्टार्च को ग्लाइकोजेन में बदलने की प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया, ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया का नाम ग्लाइकोजेनेसिस। ये ग्लाइकोजेन जो है विषम परिस्थितियों में ऊर्जा बनाने का कार्य करता है। टूट करके ग्लाइकोजेन हमारे शरीर को ऊर्जा देता है ताकि जो हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस है वह बाधित नहीं हो पाए। अगला सवाल है, वनस्पति तेल को ठोस बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम गैस का, ऑक्सीजन गैस का, हाइड्रोजन गैस का या नाइट्रोजन गैस का? तो वनस्पति तेल को ठोस बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। जब निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेल से होकर हाइड्रोजन गैस को
प्रवाहित कराया जाता है तो वनस्पति तेल जो है वह वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाती है, यानी सॉलिड फॉर्म में आ जाती है, और इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण। तो हमारा उत्तर होगा हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। हमारा प्रश्न संख्या 8 है, ऊष्मा विकिरणों की गति होती है, यानी हीट रेडिएंट की जो गति है वह होती है ध्वनि के वेग के बराबर, प्रकाश के वेग के बराबर, प्रकाश के वेग के बराबर, पराश्रव तरंगों के वेग के बराबर, या इनमें से कोई नहीं। तो ऊष्मा विकिरणों की जो गति होती है वह प्रकाश के वेग के बराबर होते हैं, यानी 3 × 10⁻12 किलोमीटर इसकी गति होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो हमारा उत्तर होगा प्रकाश के वेग के बराबर, प्रकाश के वेग के बराबर। प्रश्न संख्या 9, भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1953 में, 1955 में, 1956 में या 1960 में? तो भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 28 जनवरी 1953 को हुई थी। 1953 में डेट था 28 जनवरी। और इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में है, नई दिल्ली में। ये भारत सरकार की संस्था है, नई दिल्ली मुख्यालय है, नई दिल्ली। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे, प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर पीवी राजमन्नार थे। प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर पीवी राजमन्नार। और वर्तमान में जो है इसके अध्यक्ष हैं, इसके वर्तमान के अध्यक्ष हैं शेखर सेन। वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? ये प्रथम अध्यक्ष थे और वर्तमान के अध्यक्ष हैं शेखर सेन। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, रोम में, वियना में या जनेवा में? तो 1863 में हेनरी डुरांट ने रेड क्रॉस की स्थापना की थी और इसका मुख्यालय बनाया गया था जनेवा में। जनेवा स्थापित कब हुआ? स्थापित हुआ 1863 में। और संस्थापक कौन थे? संस्थापक जो थे अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस के संस्थापक थे जे हेनरी ड्यूरांट। जे हेनरी ड्यूरांट। रेड क्रॉस को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस को 1917, 1944 और 1963 में 3 बार इसे शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस को मिला है अब तक। शांति का नोबेल पुरस्कार कब कब? 1917 में, 1944 में और 1963 में। 3 बार इसे नोबेल के द्वारा शांति पुरस्कार दिया गया है। 1917 का, 1944 का और 1963 का। तो स्टूडेंट अब हम लोग प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं।
संख्या 11 256 का पावर है 5/4 मान क्या होगा? हमारा ऑप्शन है 512, 1024, 984 या 1032। तो पहले देखते हैं इसको निकालकर। 256 का पावर दिए हुए है 5/4 बराबर हो जाएगा 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256। तो 4 का पावर 4 गुने 5/4, 4 से 4 खत्म, 4 का पावर 5 बराबर हो जाएगा 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, यानी 4 चौके 16, 4 चौके 16 और गुने 4। तो 16 में गुना करेंगे तो 256 गुने 4 से गुना करते हैं। 4 छक 24, 4 पचे 20, 20 अदू 22, 4 दुनिया 8 अदू 10, यानी हमारा उत्तर होगा 1024। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सागर सबसे अधिक लवणीय है? मृत सागर यानी डेथ सी, बाल्टिक सागर, रेड सी यानी लाल सागर, अरेबियन सी यानी अरब सागर। तो देखते हैं वर्तमान में विश्व में जितने भी सागर हैं या महासागर हैं, उनमें लवणों की मात्रा जो है, साल्ट की मात्रा अलग अलग है, लेकिन औसतन सभी महासागरों और सागरों में लवण की मात्रा प्रति 1000 ml में 35 ml है। लेकिन मृत सागर एक ऐसा सागर है जो इजराइल, फिलिस्तीन और जॉर्डन की सीमा पर अवस्थित है और इसमें नमक की मात्रा जो है वह 240 ग्राम से के लगभग है। 240 ग्राम 1000 मिलीलीटर में जो है 240 ग्राम नमक है। इसमें कोई भी व्यक्ति नहीं डूब सकता है। इसमें पोटेशियम, सल्फर की मात्रा बहुत अधिक है। यह जो है इसकी लंबाई तकरीबन 65 किलोमीटर और चौड़ाई जो है 18 किलोमीटर है। तो हमारा उत्तर होगा मृत सागर यानी डेथ से मृत सागर, डेथ सी। कहां है स्थित? इजराइल, फिलिस्तीन और जॉर्डन की सीमा पर। जॉर्डन की सीमा पर लंबाई है इसका 65 किलोमीटर, चौड़ाई जो है वह 18 किलोमीटर है। 18 किलोमीटर। इसमें कोई भी व्यक्ति, अत्यधिक लवण के घनत्व होने के कारण कोई भी व्यक्ति जो है नहीं डूब पाता है। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 13, भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? दारा शिको, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर या शाह आलम? तो भारत का अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। बहादुर शाह जफर 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय शासकों और विप्लवकारियों के द्वारा जो है बहादुर शाह जफर को भारत का मुगल बादशाह घोषित किया गया। बाद में अंग्रेजों ने जब भारत पर कब्जा जमा लिया तो बहादुर शाह जफर को जो है रंगून भेज दिया गया और उन्हें वहाँ पर जेल में रंगून भेज दिया गया। बहादुर शाह जफर, उनके बाद के जो दिन थे, म्यांमार की राजधानी रंगून में ही गुजरी। रंगून का वर्तमान में नाम यांगून है। बहादुर शाह जफर द्वितीय भी लिख सकते हैं। हमारा अगला सवाल है 106 गुने 106 माइनस 94 गुने 94 का मान क्या होगा? 2400, 2004, 1906 या 1904? तो देखते हैं 106 गुने 106 यानी 106 का स्क्वायर माइनस 94 गुने 94, 94 का स्क्वायर। ये
ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, यानी 106 प्लस 94, ए माइनस बी यानी 106 माइनस 94 बराबर हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ते हैं तो 200 गुने 106 में से 94 को घटाएंगे तो 12, 12 दूनी 24, तो हमारा उत्तर होगा 2400। उत्तर क्या होगा? 2400। स्टूडेंट, हमारा 15 नंबर सवाल है, सुब्रतो मुखर्जी कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से, टेनिस से, बैडमिंटन से या फुटबॉल से? तो हमारा उत्तर होगा फुटबॉल से, फुटबॉल से। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। सुब्रतो मुखर्जी जो थे भारत के वायुसेना अध्यक्ष थे, उन्हीं के नाम पर सुब्रतो मुखर्जी कप को रखा गया और फुटबॉल के लिए ये भारत की सुपरिचित एक चैंपियनशिप है, जिसमें बहुत सारे देश के जो क्षेत्रीय फुटबॉल की टीमें हैं वे भाग लेती हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। स्टूडेंट देखते हैं प्रश्न संख्या 16 को। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न संख्या 16 है। तो सोडा वाटर को बनाने के लिए यानी कार्बोनेटाइजेशन करने के लिए CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है, SO2 गैस का प्रयोग किया जाता है, NO2 गैस का, या कार्बन मोनोऑक्साइड का यानी कार्बन डाइऑक्साइड का किया जाता है, कि सल्फर डाइऑक्साइड के लिए का उपयोग किया जाता है, कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिए, कि कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए? तो हमारा उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग जो है सोडा वाटर बनाने में किया जाता है। अगला सवाल है, अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है? चीन की, जापान की, स्पेन की या इंडोनेशिया की? तो 1962 में इंडोनेशिया की सरकार ने अंतारा को इंडोनेशिया का राष्ट्रीय अधिकृत समाचार एजेंसी घोषित किया था। इसकी स्थापना 13 दिसंबर 1937 को एडम मलिक ने की थी, एडम मलिक ने। तो हमारा उत्तर होगा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। संस्थापक कौन है? एडम मलिक, संस्थापक एडम मलिक। कब हुआ था? 13 दिसंबर 1937। और इंडोनेशिया की सरकार ने अधिकृत समाचार एजेंसी घोषित की 1962 में। इंडोनेशियाई सरकार ने इसे इंडोनेशिया का अधिकृत समाचार एजेंसी घोषित किया, अधिकृत समाचार एजेंसी घोषित किया। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 18। इनमें कौन सा जंतु केवल भारत में पाया जाता है? विश्व में और कहीं इसका नहीं पाया जाता, सिर्फ भारत में नहीं पाया जाता है। डॉल्फिन, कछुआ, घड़ियाल या व्हेल? तो व्हेल विश्व के सारे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, कछुआ भी विश्व के तकरीबन सभी जगह पर पाए जाते हैं, डॉल्फिन जिसको हम लोग सोंस कहते हैं ये भी विश्व के करीब करीब सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। लेकिन घड़ियाल एक ऐसा प्राणी है जो सिर्फ भारत में पाया जाता है। हमारा उत्तर होगा घड़ियाल, घड़ियाल जो है सिर्फ भारत में पाया जाता है। हमारा अगला सवाल है, एलिसा परीक्षण का उपयोग किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? कैंसर का पता लगाने के लिए, एड्स का पता लगाने के लिए, टीबी का पता लगाने के लिए या दमा रोग का पता लगाने के लिए? तो एलिसा परीक्षण का उपयोग जो है एड्स नामक बीमारी, एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम का पता लगाने के लिए किया जाता है। हमारा उत्तर होगा एड्स का पता लगाने के लिए, एड्स का। हमारा अंतिम सवाल है, अटकामा मरुस्थल किस देश में अवस्थित है? चिली, पेरू, ब्राजील या कोलंबिया? ये चारों के चारों देश जो हैं दक्षिण अमेरिका के देश है। यानी महादेश जो है अटकामा मरुस्थल
दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है और इसका क्षेत्रफल लगभग 1,05,000 किलोमीटर स्क्वायर है। अब सवाल है कि दक्षिण अमेरिका के चारों देश हैं, तो इनमें किस देश में? तो उत्तरी चिली में अटकामा मरुस्थल जो है मरुस्थल अवस्थित है। उत्तरी चिली, चिली के उत्तरी भाग में, चिली ब्रैकेट में कर दे रहे हैं उत्तरी भाग। तो स्टूडेंट आज हमने आपके समक्ष 20 प्रश्नों का जो है 20 प्रश्नों को रखा और 20 प्रश्नों के यथावत जो सटीक विश्लेषण होते हैं मैंने आपके समक्ष रखा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।